तो दोस्तों, क्या आप ढूंढ रहे थे YouTube पे एक ऐसा वन शॉट जो कम से कम समय में आपको ये पूरा चैप्टर द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बहुत आसानी के साथ समझा दे और साथ में तुम्हारे जो एग्जाम आने वाले हैं ना कल परसों तरसों या नरसों, उसमें जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं तुम्हें वो भी बता दे? तो तुम लोग बिल्कुल सही जगह आ गए हो, क्योंकि ये है वन शॉट सीरीज ऑफ क्लास 8 सोशल साइंस और मैं हूं दोस्तों आपका अपना आदि भैया एंड मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं द पार्लियामेंट्री सिस्टम। दोस्तों, वन शॉट में कम से कम समय में आपके जितने भी डाउट्स हैं कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या होते हैं, प्रेसिडेंट का क्या काम है, प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है, यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, जितने भी टॉपिक्स, जितने भी कंफ्यूजन है, सब खत्म हो जाएंगे आज के बाद। बिना किसी देर के फटाफट चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का पूरा नाम याद रखना, द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव है। चलो बच्चा पार्टी, तो इस वीडियो में हम सारे ही टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे, तो टेंशन लेने का नहीं, आराम से तसल्ली से बैठने का और समझने का। हमने पिछला चैप्टर पढ़ा यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, जहां हमने जाना कि कैसे हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश एक्सरसाइज कर पाता है ये प्रैक्टिस कैसे, राइट टू वोट देके। लोगों के पास एक अधिकार है कि वो अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करते हैं और अपने मन चाहे रिप्रेजेंटेटिव को जिता देते हैं। उनका मन चाहा रिप्रेजेंटेटिव अब जीत गया, लेकिन अब वो सरकार चलाएगा कैसे और वो क्या काम करेगा, वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली बस यही सीखते हैं कि गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, यही बात होगी। तो हमारे देश को आजादी मिली, आप सबको पता है 1947 में। इस साल 2026 में हमारे देश की आजादी, हम अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, राइट, 15 अगस्त को। तो भाई आप लोग बताओ कमेंट में कि आप कब देख रहे हो ये वीडियो। 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने एक क्या बनाया, एक संविधान बनाया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो कि एक गाइड था। क्या था? एक गाइड था कि भैया देश को कैसे चलाना है, हाउ द कंट्री विल बी रनिंग। इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दी, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया। तो अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हमारे देश चलाने के बारे में बात करता है। तो सबसे पहली चीज जो हमने अडॉप्ट करी एक देश को चलाने के लिए, वो है एक पार्लियामेंट। यानी कि हमें एक ऐसी जगह चाहिए, जैसे आज समझो गूगल है, आपको पता है गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, गूगल का एक क्या हजारों ऑफिस हैं, लेकिन गूगल का फिर भी एक हेडक्वार्टर है ना। ऐसे ही फिजिक्स वाला कंपनी का एक हेडक्वार्टर है। सिमिलरली हमारी सरकार का, हमारी गवर्नमेंट का भी एक हेडक्वार्टर होना चाहिए, है ना। देयर शुड बी अ प्लेस जहां पे हमारी सरकारें बने, चलें, सारी चीजें हों। तो उसके लिए एक बिल्डिंग बनाई गई, जिस बिल्डिंग का नाम रखा गया पार्लियामेंट। क्या रखा गया? पार्लियामेंट। अब कंफ्यूजन यहां होती है, बहुत ध्यान से सुनना, कि अक्सर बच्चे पार्लियामेंट का मतलब बस वो बिल्डिंग ही समझने लगते हैं। जब भी मैं आपसे कहूं पार्लियामेंट, आप अपने दिमाग में क्या लाओगे? वो बिल्डिंग, जहां पे लोकसभा है, राज्यसभा है, वो सब मैं समझाऊंगा, लेकिन वो बिल्डिंग आएगी, राइट। लेकिन ये चैप्टर तुम्हें ये समझाता है कि पार्लियामेंट शब्द का मतलब अपने दिमाग से वो हटा दो और अब पता है क्या डालो? कुछ नया। पार्लियामेंट है क्या? द पार्लियामेंट वॉज फॉर्म टू मेक लॉज एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट बनाया गया किस लक्ष्य के साथ? के लॉज बनेंगे और सरकार चलानी है। तो पार्लियामेंट जब भी आज के बाद तुम पढ़ोगे तो तुम्हें क्या याद रखना है? तुम्हें याद रखना है कि पार्लियामेंट असल में पता है क्या है? कोई बिल्डिंग नहीं है। पार्लियामेंट तो तीन चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। किन तीन चीजों का है आदि भैया? बड़ी आसान है, देख। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो हमारे देश के प्रेसिडेंट, उसके बाद मैं बात करूं तो हमारे देश की राज्यसभा, यानी कि अपर हाउस, राज्यसभा, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या, हमारे देश का लोअर हाउस, यानी कि लोकसभा। तो अब जब भी आपसे मैं चर्चा करूंगा पार्लियामेंट की, तो आपको अपने दिमाग में इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन को लेकर आना है। यानी कि पार्लियामेंट इज इक्वल टू लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा। एक बार बहुत क्विकली आप लोगों को समझाता हूं कि लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है। देख भाई, लोकसभा एक ऐसा हाउस है, हाउस यानी कि एक जगह जहां लोग इकट्ठा होंगे। तो लोकसभा हमारे देश का
वो ग्रुप है, ये वो लोग हैं जो हमारे देश के लिए लॉज बनाते हैं। दे मेक लॉज फॉर आवर कंट्री। पूरे देश के लिए लॉज बनाते हैं। इन टोटल कितने लोग लोकसभा में बैठ सकते हैं? एज ऑफ टुडे 543 लोग बैठ सकते हैं, है ना। कैसे याद रखना है? कुछ नहीं, 5 याद रख, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर लगा दे, 5 4 3, तो बस याद रखना। अब ये लोग कहां से आते हैं? ये लोग इलेक्शंस के थ्रू यहां पे पहुंच पाते हैं, है ना। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। लोकसभा क्या है? लोकसभा एक जगह है जहां पे 543 लोग जो इलेक्ट होते हैं वो हमारे देश के लिए लॉज बनाते हैं, डिस्कशंस करते हैं, डिबेट करते हैं और पूरे देश के लिए करते हैं। ये बहुत स्पेसिफिक है, ध्यान रखना। जो लोग लोकसभा में बैठते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है? उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपीज कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पिछले चैप्टर में चर्चा कर ली थी, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हारी हालत तो आदि भैया है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं बा। अब राज्यसभा की बात कर भाई। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा हमारे देश का अपर हाउस है। अपर हाउस का मतलब क्या? ये हमारे देश के लिए लॉज नहीं बनाते, ये ध्यान रखते हैं इंक्लूसिविटी का। अब समझो, हमारे देश बहुत डाइवर्स देशों में से एक है ना, बहुत डाइवर्स देश है भाई। देखो कश्मीर में जो माहौल है वो बहुत अलग है एज कंपेयर टू कि तमिलनाडु में क्या चल रहा है, गुजरात में क्या चल रहा है वो बहुत अलग है एज कंपेयर टू असम में क्या चल रहा है। तो ऐसे में अगर मैंने गिने चुने 550 लोगों को देश चलाने की जिम्मेदारी दे दी, क्योंकि मैंने इन्हें लोकसभा में बिठा दिया, तो हो सकता है कि क्योंकि ये लोग तो दिल्ली में रहते हैं, इन्हें क्या पता चल रहा है कि भैया वहां पे क्या चल रहा है ना, इनके किसी दूर दराज के स्टेट में क्या हो रहा है। तो इसीलिए क्या किया गया, एक एक्स्ट्रा हाउस बनाया गया, राज्यसभा। राज्यसभा, राज्य का मतलब क्या होता है? स्टेट। राज्य का मतलब स्टेट होता है, यानी कि ये एक ऐसा हाउस है जहां पे हर स्टेट से कुछ कैंडिडेट्स आएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश से 80 लोग आते हैं, 84 के आसपास, है ना। गोवा से 1 या 2 लोग आते हैं, क्योंकि छोटा स्टेट है, जितना ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट वहां से उतने ज्यादा लोग आते हैं और राज्यसभा के मेंबर बनते हैं। आज की डेट में एज ऑफ टुडे कुल मिला के हमारे पास 245 सीट्स होती हैं राज्यसभा में। इन 245 सीटों में भी एक डिवीजन है, आपको पता होगा कि 233 सीट्स तो वो हैं जो इलेक्ट होके लोग आते हैं और 12 लोग वो हैं जिन्हें हमारे देश के प्रेसिडेंट डायरेक्ट नॉमिनेट कर देते हैं कि ये बन जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, इसके बारे में आपको और क्या याद रखना है? इनका काम क्या है? इनका काम है कि ये अपने स्टेट का ध्यान रखें। तो मान लो लोकसभा में कोई लॉ बना या देश में जो भी चल रहा है वो कुछ ऐसा है जो कि किसी एक स्टेट के लिए अच्छा नहीं। जैसे कि मान लो एक स्टेट है जिसका नाम है आदिपुर। क्या नाम है? नया स्टेट है अपना, अपना देश का आदिपुर। आदिपुर में केवल और केवल कॉफी की खेती होती है, लोग कॉफी उगाते हैं आदिपुर में। मुझे कॉफी बहुत पसंद है तो कॉफी उगाते हैं, एग्जाम्पल है। अब मान लो कि देश में एक नया लॉ बनने लगा, जो लॉ क्या कहता है कि देश में कॉफी को बैन कर दो, या फिर हम कॉफी पे 3 गुना टैक्स लेंगे। गवर्नमेंट ने कुछ भी लॉ बना दिया, मान लो। अब बाकी स्टेट्स को इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन किसको नुकसान? आदिपुर को बहुत नुकसान होगा। अब ये लोग तो क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं, दिल्ली में रहने लगे हैं, इन्होंने अलग अलग अपनी जो सीटें हैं, एज इफ के कोई रेलवे मिनिस्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, वो ले ली है। तो हो सकता है ये अपने स्टेट की चिंता करना छोड़ दें। लेकिन मेरे आदिपुर से जो लोग राज्यसभा में पहुंचे हैं वो तो इस बात पे मुद्दा उठाएंगे कि भाई ये आदिपुर के साथ गलत हो रहा है। तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे राज्यसभा का काम है इंक्लूसिविटी, अपने अपने स्टेट की ध्यान रखना कि कुछ ऐसा ना हो जो हमारे स्टेट के लिए गलत है। ठीक है, समझ में आया? इसके अलावा राज्यसभा लॉ मेकिंग का भी पार्ट बनता है। यहां से भी आपको लॉ, अगर कोई लॉ बनाना है तो लोकसभा में पहले आपको मेजॉरिटी लेनी होती है, फिर राज्यसभा में मेजॉरिटी लेनी होती है, फिर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। ये सब हम धीरे धीरे करके पढ़ रहे होंगे। लेकिन क्या आपको अभी तक लोकसभा और राज्यसभा क्या होते हैं इतना समझ में आया? वेरी गुड, आगे आना बहुत सिंपल है। तो पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा, इतना अपने को समझना था। इतना समझ गए, आगे का गेम से समझ जाओगे। जो लोकसभा है इट इज कॉल्ड हाउस ऑफ द पीपल, और यहां के जो मेंबर्स हैं ये डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, याद रखना। इनका डायरेक्ट इलेक्शंस होता है, यानी कि लोग इन्हें इलेक्ट कर रहे होते हैं। और वो पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी सीट्स होती हैं लोकसभा में,
वो सरकार बनाती है। ये भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मान लो इलेक्शन के रिजल्ट आए, इलेक्शन में टोटल कैंडिडेट जो जीते हैं वो 543 ही रहेंगे ऑब्वियसली। इस 543 में जिस भी पार्टी के 50% से ज्यादा कैंडिडेट होंगे वो पार्टी सरकार बनाएगी। अब 50 से ज्यादा यानी कि 272, यानी कि जिस पार्टी के पास 272 से ज्यादा सीटें होंगी या फिर एमपी जो होंगे, ये 543 जो लोग जीते हैं, इसमें जिस पार्टी के लोग 272 से ज्यादा लोग जीते वो जीत जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मान लो एक पार्टी है जिसके पास 280, मतलब इस 543 में से 280 लोग केवल कौन सी पार्टी के थे? अपनी आदि जनता पार्टी के थे। किसके? आदि जनता पार्टी के थे। अब बाकी भी होंगे, पूरे 543 सीट्स भरेंगी, लेकिन अब ये 280 लोग जो हैं ये एमपी तो हैं, बचे हुए लोग भी एमपी हैं। अगर 543 में से 280 माइनस कर दूं मैं थोड़ी देर के लिए, तो 300, 400, 500, 243, 53, 263, तो यानी कि 263 लोग यहां बच गए। ये 263 लोग भी एमपी हैं अलग अलग पार्टीज के, लेकिन ये हो जाएंगे ऑपोजिशन, ये हो जाएंगे ऑपोजिशन के एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे, ये हटेगा नहीं। और ये 280 लोग क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके गवर्नमेंट, ये बनेगी अब सरकार। कैसे बनेगी? इन्हीं 280 लोगों में से कोई एक होगा जो क्या बनेगा? जो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। इन्हीं में से कोई होगा जो रेलवे मिनिस्टर बन जाएगा। इन्हीं में से कोई होगा जो एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएगा। इन्हीं में से कोई होगा जो एग्रीकल्चर का मिनिस्टर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो सारे मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वो सब लोग इस विनिंग पार्टी के होंगे। लूजिंग पार्टी से कोई मिनिस्टर नहीं बन पाएगा, लेकिन वो एमपी रहेंगे। याद रखना, ऐसा नहीं होगा कि वो एमपी ही नहीं रहेंगे। चलो, इतना फंडा समझ में आया? बहुत इजी था। चल बेटा, तो पार्लियामेंट में मैंने आपको बताया जैसा कि हमारा जो इंडिया है ये एक बाय कैमरल सिस्टम फॉलो करता है। बाय कैमरल का मतलब होता है, बाय का मतलब 2, कैमरल का मतलब चेंबर्स। तो इसका मतलब हमारे पास 2 चेंबर्स हैं, एक लोगों के लिए लोकसभा और एक स्टेट्स के लिए राज्यसभा। क्लियर है? इंडिया एक, अब क्यों है ऐसा, बहुत आपको बताया, इंडिया एक बहुत लार्ज देश है, बहुत डाइवर्स है, तो कहीं ऐसा ना हो कि डाइवर्सिटी का ध्यान ना रखा जाए, ऐसे लॉज बनाए जाए जहां पे किसी एक स्टेट के साथ नुकसान हो रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए ये बनाया गया। ठीक है, चलो, क्या आपको पता है कि हमारे देश का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो मैंने आपको बताया, ये इंस्पायर्ड है ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से। जैसे हमारे देश पे जिन लोगों ने रूल करा, हमने उन्हीं से इंस्पिरेशन ले ली है ना, बहुत इन्फ्लुएंस थे। लेकिन सिर्फ उन्हीं से नहीं ली, हमारे देश के पुराने जब महाजनपद हुआ करते थे, हिस्टोरिकल जो स्टेट्स थे, वहां पे भी सिमिलर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। इनफैक्ट विलेज पंचायत का जो सिस्टम था वो हमारे देश में सालों से चला आ रहा था। अंग्रेजों ने उसको बंद कर दिया था, लेकिन आजादी के बाद हमने उसको दोबारा शुरू करा, और आज भी हमारे हर गांव-गांव में एक पंचायत एग्जिस्ट करती है, जो कि एक लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, अगर आप अपने देश की राज्यसभा को, लोकसभा को और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट भी है। पार्लियामेंट को हिंदी में कहते हैं सांसद, तो इसकी वेबसाइट का नाम है सांसद.in, इन मतलब इंडिया। अगर आप यहां जाएंगे तो आपको यहां दिखाएगा कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बिल्डिंग तो कुछ ऐसी है, लेकिन उसके ऊपर आपको यह दिखाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा, लोकसभा। इन तीनों के बारे में आप काफी डिटेल्स जाके चेकआउट कर सकते हैं। मतलब बहुत अच्छी चीज है, ये इस चैप्टर में नहीं है, ये मैं अपनी साइड से बता रहा हूं, है ना। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे कुछ अच्छी चीज मिली, मैंने कहा यार अपने प्यारे दोस्तों के संग शेयर करी जाए। यहां पे आप देख सकते हो कि कैसे इस समय जो गवर्नमेंट बनी हुई है लोकसभा में, उसमें 240 सीट्स हैं बीजेपी के पास, यानी कि 543 जो लोग इलेक्शन जीते होंगे उसमें से 240 लोग भारतीय जनता पार्टी के थे। अब इसमें एक हो सकता है बच्चे को कंफ्यूजन हो कि आदि भैया आपने तो कहा था जीतने के लिए 272 सीट्स चाहिए। हाँ, ये बात सच है, इसीलिए इन लोगों को जो बची हुई 32 सीट्स हैं वो किसी और पार्टी के साथ अलायंस करके बनानी पड़ेगी, है ना। किसी और पार्टी के साथ मिलके ये लोग इसको बनाएंगे। अब वो कौन सी पार्टी है, वो कौन से एमपी हैं, वो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, इसीलिए 32 लोग कहीं ना कहीं से तो लाने पड़ेंगे। अगर सिमिलरली हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी 103 लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, 27 लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं। ऐसे अलग अलग पार्टी आप पूरा क्लियरली देख सकते हो। चलो, तो अब बात करते हैं इस चैप्टर के मेन फंडे की।
पार्लियामेंट के फंक्शंस। एंड जब हम कह रहे हैं पार्लियामेंट के फंक्शंस, तब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश के सरकार चलाने के फंक्शंस, कि देश चलाना कैसे है ये समझा जाए। तो देखो, आपको पता है कि हमारे देश में जो भी गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। इनफैक्ट दुनिया में कोई भी देश होगा, वहां की जो गवर्नमेंट होगी उसके 3 ऑर्गन्स एग्जिस्ट करेंगे। एक ऑर्गन होगा जो लॉज बनाएगा, जिसे क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव कहते हैं। इनका काम है लॉज बनाना। एक ऑर्गन होगा जिनका काम है लॉज को इंप्लीमेंट करना, इन्हें कहा जाएगा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव नहीं बोलते हैं इसको, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, थोड़ा स्टाइल में बोलने का। और फिर तीसरा आएगा जिनका काम है लॉस को चेक करना, जिसे हम जुडिशरी कहते हैं। क्या इतनी बात सबको मालूम है? क्या इतनी बात सबको क्लियर है? क्लियर होगी, कुछ इसमें कठिन नहीं था, आसान सी बात थी। लेजिस्लेटिव लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव इसे एग्जीक्यूट करते हैं, करवाते हैं, और जुडिशरी इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो पार्लियामेंट है, हम उसमें यही देखेंगे कि हमारे पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या क्या है, यानी कि लॉज बनाने वाले कौन कौन से टास्क हैं। फिर एग्जीक्यूटिव यानी कि उन टास्क को फॉलो कराने का काम कैसे किया जाता है, और इनफैक्ट हम ये पढ़ेंगे कि कौन करता है। और फिर जुडिशरी के बारे में बहुत हल्का सा जानेंगे। ठीक है, क्लियर? चल भाई ध्यान से देखो, तो अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट की, ठीक है, फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास कुछ मेन फंक्शंस होते हैं, जो कि मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, रुको। देखो, हमारे पार्लियामेंट के जब हम फंक्शंस की बात करते हैं, तो 2 तरीके के फंक्शंस हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। आप ऐसे हेडिंग डालो मेरे साथ, है ना, इससे पहले हम पीपीटी पढ़ने से बढ़िया है खुद लिखें, हाँ के ना। तो फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, देखो जितना जितना मैं बता रहा हूं ना, ट्रस्ट मी, ये मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा कि तुम्हें नीड पड़ेगी ही नहीं। द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, तो फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो इस चैप्टर में हमें 2 तरीके के फंक्शंस मेनली पढ़ने हैं। एक है आपके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। क्या है? एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में हम ये नहीं पढ़ेंगे कि एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि वो हम इधर ही पढ़ लेंगे, समझा दूंगा अभी। बेसिकली यहां हम पढ़ रहे होंगे कि कौन कौन इसका हिस्सा है ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर का क्या काम होता है, वो कैसे लॉज एग्जीक्यूट करवाते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं, सीएम नहीं, दिस इज नॉट चीफ मिनिस्टर, दिस इज कैबिनेट, यानी कि बाकी के जो मंत्रिमंडल हैं उनका क्या काम होगा। फिर हमारे देश में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका क्या काम होगा, वाइस प्रेसिडेंट है उनका क्या काम होगा, और ये सब लोग कैसे लॉज को फॉलो करवाएंगे ये जानेंगे। अब थ्योरी की बात करें, ये तो थोड़ा प्रैक्टिकल हो गया काम ना। थ्योरी की बात करें तो हमें जानने हैं लेजिस्लेटिव फंक्शंस। लेजिस्लेटिव यानी कि वो फंक्शंस जो लॉज बनाने का काम करते हैं, है ना। तो लॉज बनाने में क्या क्या आता है, ध्यान से देखो, जितने मुझे याद है उतने ऐसे लिख दे रहा हूं, आगे नहीं तो पीपीटी खोल दूंगा। देखो, सबसे पहला आपको पता है अपना बेसिक क्या आता है, लॉ मेकिंग, यानी कि लॉ बनाना। आता है कि नहीं आता? लॉ बनाना तो सबसे बेसिक काम होगा। इसके बाद क्या काम होगा? एक काम होगा फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, कि भैया देश का जितना पैसा है वो कहां खर्च होना चाहिए ये भी हमको पता होना चाहिए, और ये भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। लोकसभा मतलब लेजिस्लेटिव जो हमारा ऑर्गन है उन्हीं की जिम्मेदारी है ये, है ना। और कौन निभाएगा ये सब बात करूंगा मैं अभी, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी भी एक काम है, यानी कि समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, हमारे देश और अमेरिका देश में एक बहुत बड़ा अंतर है। हमारे देश में जो लोग लॉज बनाते हैं वही लोग लॉज को फॉलो भी करवाते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? इसका अर्थ यह है बच्चा पार्टी कि लेजिस्लेटिव हमारे देश में किसे कहा जाता है। मैंने तुम्हें बोला था लॉज बनाने का काम, पीछे मैंने याद करो इस वाली स्लाइड में मैंने तुम्हें क्या बोला था, लॉज कौन बनाता है? यहां लोकसभा में लॉज इंट्रोड्यूस होते हैं, यानी कि एमपीज, अलग अलग एमपीज देश के लिए लॉज बनाते हैं। अरे कहां गया वो प्यारी सी स्लाइड थी मेरी, हाँ ये ठीक है। तो क्या बोला था, लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि लोकसभा मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है देश के लिए लॉज बनाने में, ये तो पता ही है आपको।
तो अब मैं क्या कह रहा हूं, लोकसभा में कौन लोग बैठते हैं? वो लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उसी में हमारा प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएगा, क्योंकि लोकसभा में जो जीता है वही तो सरकार बना रहा है, वही तो आगे जाके रेलवे मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर या पता नहीं क्या क्या बन रहा है। तो यानी कि ये लोकसभा का मेंबर है तो ये लेजिस्लेटिव का मेंबर है, और क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है खुद से या फिर वो एजुकेशन मिनिस्टर है तो वो एग्जीक्यूटिव का भी मेंबर है। तो हमारे देश का पार्लियामेंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों आपस में जुड़े होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। इनफैक्ट इसके मेंबर और इसके मेंबर कॉमन होते हैं। तो अगर ये मेंबर्स कॉमन है तो भैया लेजिस्लेटिव वालों की यह भी जिम्मेदारी बनती है कि वो एग्जीक्यूटिव वाले लोग क्या काम कर रहे हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी जिम्मेदारी उठाएं, सवाल पूछें। क्योंकि देखो, जनता सवाल पूछेगी, कहां पूछेगी? मीडिया में पूछेगी, सोशल मीडिया पे पूछेगी। मंत्री का मन है, मन करा आंसर दिया, मन करा नहीं दिया। लेकिन अगर संसद में यानी कि पार्लियामेंट में ही सवाल पूछे जाएं तो क्या मंत्री चुप रह जाएगा? तो उसको बोलना पड़ेगा। इसीलिए एक ऐसा सिस्टम बनाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जिसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। यानी कि ये जो लोग लॉज बना रहे हैं, इनका काम सिर्फ लॉ बनाना नहीं है, इनका काम ये भी देखना है कि एग्जीक्यूटिव वाले सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनसे सवाल पूछने, है ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि आए दिन पार्लियामेंट में झगड़े होते हैं। पार्लियामेंट में जो ऑपोजिशन पार्टी है वो, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव का हिस्सा है, क्योंकि वो सब एमपी है, वो सवाल पूछते हैं हमारी करंट गवर्नमेंट की पार्टी से कि ऐसा आखिर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और जो लोग इस समय पावर में है उनको जवाब देना पड़ता है। इसी को कहते हैं एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, एक और है टास्क, है ना, जो मैं भूल रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। यस, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, ये और मैं भूल गया था एक, इसको भी लिख लो। चौथा क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। ठीक है, तो ये है, ये आपका पूरा पूरा मोटा मोटा चैप्टर है। इतना ही है बेसिक बेसिक, इसको समझ लिया हो गया। ज्यादा डीप में नहीं जाना, ज्यादा ये नहीं सोचना कि वो बहुत बड़ा चैप्टर है, एकदम लुल चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है। तो समझ में आया। अब ये चारों टास्क को हम एक एक करके समझते हैं, है ना, चारों टास्क को एक एक करके समझते हैं। अच्छा, इससे पहले हम स्टार्ट कर दें लेजिस्लेटिव फंक्शंस, हमें दो अच्छे फैक्ट बताए गए हैं। जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिससे कोई क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में है कि हमारे संसद में, हमारे पार्लियामेंट में एक ट्रांसलेशन सर्विस दी हुई है जिसमें पहले 12 भाषाएं हुआ करती थी। यानी कि आप भारत के किसी भी कोने से आए, जरूरी नहीं है कि आपको अंग्रेजी या हिंदी आनी ही चाहिए, आपको जो भाषा आती है आप बस अपना हेडफोन पहने और आपको आपकी मनचाही भाषा में, कोई किसी भी भाषा में बोले, वो ट्रांसलेट होकर सुनाई देगा। लेकिन पहले ये सिर्फ इन 12 भाषाओं में होता था, अब ये इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू, संस्कृत जैसी भाषाओं को ऐड ऑन करा गया है, तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा 14 अगस्त 1947 को हमारे देश में एक गोल्डन सेनगोल नाम की चीज थी। इस तरीके का एक ऐसा, है ना, पकड़ने के लिए डंडा टाइप होता है, लेकिन डंडा नहीं कह सकते, इसको स्केप्टर कहते हैं। पहले के राजा महाराजा हाथ में लेके चला करते थे। तो जब हमारा देश एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, तब जो गवर्नर जनरल रहे, उसके बाद जब क्राउन, जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड है, वो हमारे देश पर रूल कर रही थी, तो ये हमारे देश में रखा हुआ था। और ये एक तरीके से सिंबल माना गया है पावर का, कि पावर, ये सिंबल जब तक अंग्रेजों के हाथ में था तो सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी। तो जब देश हमारा आजाद हुआ, 15 अगस्त को आजाद हुआ, तो 14 अगस्त के दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये स्केप्टर हाथ में थमा दिया था, जिसका मतलब था कि अब देश की जो सत्ता है वो जवाहरलाल नेहरू के हाथ में आ चुकी है। आज की डेट में ये लोकसभा स्पीकर के चेयर के बगल में रखा होता है। ठीक है, चल भाई अब आ जा। तो अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शंस की, जो मैंने आपको समझाया क्या होते हैं। देख लो एक बात, द पार्लियामेंट हैज इंपॉर्टेंट जॉब, जैसे कि इंडिया की डेमोक्रेसी को स्ट्रांग रखना, लॉज बनाना, गवर्नमेंट को चेक करना, पैसों को मैनेज करना। और ये सारे ही जॉब जो है 4 डोमेन्स में डिवाइडेड है, जो मैंने आपको 4 बताए। उनमें से पहला, नंबर 1 आता है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन यानी कि क्या है? पार्लियामेंट का काम है डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना, फेयरनेस को बरकरार रखना और इक्वालिटी देना। आप कहोगे आदि भैया इसमें पार्लियामेंट करेगा क्या? अरे बहुत कुछ कर सकता है। देखो समझो, जितने भी संविधान में चीजें लिखी गई हैं, अपनी ड्यूटीज को सही से निभाना
यही एक पार्लियामेंट का टास्क है नंबर 1। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा आपको ना तैयारी करनी है पढ़ाई की, तो आपको कौन से एग्जाम की, आप बोलो नीट की तैयारी करनी है। मैंने कहा ठीक है, तो नीट एग्जाम के लिए सबसे बेसिक क्या है, आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके अलावा तुम दुनिया भर की स्ट्रैटेजी लगा लो, आदि भैया मैं मोटिवेशनल किताबें पढ़ता हूं, आदि भैया मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूं। अबे सब ठीक है भाई, अच्छी बात है, तुम सब करते हो, लेकिन मेन मुद्दा है कि तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तुम कहोगे वो नहीं पढ़ रहा हूं, अबे तो गोचू पढ़ना। तो यही बात है कि पहला सबसे बड़ा क्या है कि जो लिखा हुआ है बस आप उतना मानो। हमारा संविधान कहता है कि पार्लियामेंट कुल मिलाके रिस्पॉन्सिबल है कि कैसे ना कैसे करके वो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्टेड रखे, फेयरनेस को बरकरार। ये देखो, भूत आ गया हमारी की क्लास में, है ना, हर एडल्ट सिटीजन वोट कर पाए। अबे क्या हो रहा है, ये भूत कैसे आ गया भैया, भूत आ गया क्या क्लास में। अब देखूं दूसरे कलर से, ठीक हो गया, वो कलर थोड़ा अच्छा नहीं था। पावर इज शेयर्ड अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और ये फेडरलिज्म को सपोर्ट करता है, यानी कि जितनी भी चीजें हमारे संविधान ने सरकार के लिए दी हुई हैं उनको मानना। ये पहला लॉ था, इसको याद रखना बहुत आसान है। दूसरा लॉ इससे भी आसान है, लॉ मेकिंग, यानी कि पार्लियामेंट का जिम्मेदारी है लॉज बनाना। पार्लियामेंट में स्पेसिफिकली याद रखना, हम बार बार मैंने आपको डिवाइड कर दिया है कि लोकसभा लॉज बनाता है, लेकिन तुम अपने दिमाग से लोकसभा राज्यसभा निकाल दो, तुम्हें हर चीज पार्लियामेंट के नाम से याद रखनी है। पार्लियामेंट का काम है लॉज बनाना। कैसे बनाती है मैं बता देता हूं, देख लो भाई, लॉज कैसे बनता है। जब भी कोई लॉ बनना है, उसको लॉ को बनने से पहले हम उसको क्या कहते हैं, एक बिल कहते हैं, बिल। अब ये बिल क्या होता है, स्टेप 1 इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में जाके सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस करेगा कि हाँ भैया हमें एक नया बिल बनाना है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मान लो एक नया बिल बनाना है कि अब से लाल कलर की प्लास्टिक की बोतलें चलनी बंद हो जाए। अब जो भी रीजन, मान लो भैया आंखों को चुभती हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो मान लो मैं एक एमपी हूं, मैंने लोकसभा में जाके, अब मेरा नंबर आया, मैंने बोला कि भाई मुझे एक नया लॉ बनाना है और ये लॉ ये है। अब इस पे चर्चा होगी, आधे लोग कहेंगे क्यों तुमने लाल कलर ही चूज क्यों करा, लाल कलर, कहीं तुम्हारा कोई धार्मिक मोटिव तो नहीं। अरे धार्मिक नहीं है, मेरी आंखों में चुभ रहा था। तो अब क्या होगा, बहसबाजी होगी, झगड़ा होगा, 550 लोग बैठे हैं, अब तुम्हें पता है क्या होगा, खूब बहसबाजी होगी। लोकसभा में बहसबाजी हुई, एट द एंड वोटिंग होगी। क्या होगा, एट द एंड वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद अगर मान लो मेजॉरिटी लोगों ने कह दिया यस, एंड मेजॉरिटी का मतलब यहां पे 50% से ज्यादा होना जरूरी नहीं है, बेसिकली ज्यादा लोग जो हैं वो बस कह दें, है ना, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वाली चीज है कि ज्यादा लोग कह दें कि हाँ ये ठीक है, आगे बढ़ जाएगा, पास हो जाएगा। अब यहां से जाएंगे सेकंड स्टेप पे, अगर लोअर हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ है तो ये जाएगा राज्यसभा में, और अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ होता तो ये फिर जाता लोकसभा में। तो अब ये कहां जाएगा, अब ये राज्यसभा में जाएगा। वहां पे सेम प्रोसेस कि इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर इस पे चर्चा चलेगी, लड़ाई झगड़ा डिबेट ये वो, और एट द एंड वोटिंग होगी। वोटिंग में अगर पास हो गया तो आगे बढ़ जाएगा, नहीं पास हुआ तो वापस चला जाएगा, वापस से बिल बन जाएगा ये। अगर पास हो गया तो ये जाएगा स्टेप नंबर 3 पे, जहां पे कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी है, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पे अपने सिग्नेचर करेंगे, और जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस पे अपने सिग्नेचर कर दिए, स्टेप नंबर 4 होगा कि अब ये बिल एक एक्ट बन जाएगा, है ना, एक्ट बन जाएगा। क्या सबको चटका चटाक हुआ, चटका मतलब सबको समझ में आ गया। चलो, तो ये है इस तरीके से। तो अगर आप ध्यान से सोचो तो इसमें पूरा का पूरा पार्लियामेंट लग गया एक लॉ बनाने के लिए। हम कह रहे थे लॉ बनाने का काम किसका है, लोकसभा का है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। लोकसभा में शुरुआत, ज्यादातर हिस्टोरिकली देखें तो ज्यादातर लॉज नए लोकसभा में बनते हैं, लेकिन सिर्फ लोकसभा चाहे तो लॉज नहीं बना सकती। लोकसभा में भी पास होना होगा, राज्यसभा में भी पास होना होगा, और प्रेसिडेंट की साइन भी चाहिए, यानी कि आपको पूरा पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल है लॉज बनाने के लिए। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इसका एक एग्जांपल है राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसके बारे में आप देख सकते हो। इसकी शुरुआत हुई थी कब, अगस्त 2009 में। कब से चल रहा था, 2006 से इसकी लड़ाई चल रही थी, 2006 से चला, और जब ये पास हो गया फाइनली, ये एक्ट बन गया, तब इसी के तहत हमारे देश में शिक्षा को फ्री कर दिया गया अप टू क्लास 8th, आई गेस, है ना, 5th या 8th तक शिक्षा फ्री है हमारे देश में। एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया इसके तहत, जो कि आर्टिकल 21A बन गया, और ये फ्री एजुकेशन देता है 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, चलो,
अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी का मतलब याद रखना कि पार्लियामेंट ये इंश्योर करेगा कि प्राइम मिनिस्टर और उसके जो बाकी मंत्रिमंडल है ये अपनी ड्यूटीज को सही से निभा रहे हैं और लोगों के आंसर दे रहे हैं या नहीं। प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसे बनाते हैं। सिंपल सी बात है, पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इक्वल टू यूनियन एग्जीक्यूटिव। एक नया नाम दे दिया इन्होंने, और यही यूनियन एग्जीक्यूटिव मेनली सरकार चला रहा होता है। यही यूनियन एग्जीक्यूटिव मेनली आपका एग्जीक्यूटिव होता है, इसके नाम में ही एग्जीक्यूटिव आ गया। और यूनियन का मतलब होता है नेशनल, तो यानी कि नेशनल लेवल पे एग्जीक्यूटिव की जो जिम्मेदारी है वो ये कर रहे होंगे। इनका काम है सवालों के आंसर देना लोकसभा में ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर। ठीक है, एक क्वेश्चन आवर होता है, 1 घंटा होता है जहां पे लोग सरकार से सवाल पूछेंगे और इनका काम है उन सवालों के आंसर देना। अलग अलग कमिटीज भी बनती हैं एमपीज की, है ना। जरूरी नहीं है कि जो लोकसभा में ऑपोजिशन वाले लोग हैं उनका कोई काम ही ना हो, उनको एक छोटी छोटी कमेटी में डाला जाता है। जैसे मान लो किसी को एजुकेशन की कमेटी में डाला जाएगा, राहुल गांधी जी जो है उनको आई गेस स्पेस से रिलेटेड जो टास्क होते हैं ना उसकी कमेटी में डाला हुआ है। तो यानी कि अगर देश में कोई भी नया लॉ बनेगा स्पेस से रिलेटेड, है ना, इसरो को नया फंड जाना है, इसरो का नया प्रोजेक्ट आना है, ये सारी चीजें होंगी, तो इसमें राहुल गांधी की जो कमेटी है वो भी इस पे इंडिपेंडेंट रिसर्च कर सकती है। तो ये सब काम भी चलते रहते हैं। अब बीच बीच में ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही होता है, पोइट्री एंड ह्यूमर भी होता है ना। कई बार कविताएं भी कही जाती हैं पार्लियामेंट में, अक्सर पोइट्री ह्यूमर। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने एक बार तमिल जो वर्स है एक, है ना, कौन सा, तिरुकल नाम की किताब है, वहां से इन्होंने दिया, जो कि गुड गवर्नेंस के ऊपर है। एग्जाम्पल 2 जो है 2011 का, जब सुषमा स्वराज ने एक पोइट्री का इस्तेमाल करा और फिर उनके जवाब में जो उस समय प्रधानमंत्री रहे थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने भी एक पोइट्री, एक गाने की लाइन देके ओहो एकदम समा बांध दिया। ऐसी चीजें मस्ती मस्ती भी चलती रहती है ना। लास्ट है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, जिसका सिंपल सा एग्जांपल है बजट। हमारे देश का बजट अगर आपको पता हो तो अनाउंस होता है राज्यसभा में। कैसे और क्यों? देखो ये रूल है, हमारे देश का बजट अनाउंस कौन करता है? हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा की मेंबर होती हैं, क्योंकि वो वहीं से तो इलेक्शन जीती होंगी, एमपी बनी होंगी, और तब उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर का पद मिला। लेकिन जब पहली बार जो हमारा बजट है उसको देश को सुनाया जाता है, तब वो राज्यसभा में सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है। राज्यसभा में वो अप्रूव होता है। ऐसा नहीं है कि ये बजट ऐसे बन जाता है, ये बजट अप्रूव होता है, इस पर लड़ाई झगड़े होते हैं, डिबेट्स होते हैं, डिस्कशन होते हैं, तब जाके ये देश का नेशनल बजट, कहां कितना पैसा जाएगा, कौन सी नई स्कीमें आएंगी, ये सब अनाउंस किया जाता है। ऐसा हवा हवाई नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की बात करें तो पार्लियामेंट्स एग्जीक्यूटिव वर्क इंश्योर लॉज आर फॉलोड और कंट्री जो है वो प्रॉपरली स्मूथली गवर्न हो रही है। इसमें अब देखो डायरेक्ट मैंने क्या बोला था, एनसीईआरटी बताती है कि कौन कैसे करवा रहा है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये है की डिसीजन मेकर्स। अब देख लो इंपॉर्टेंट रूल। तो सबसे पहले स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि समझो स्पीकर ऑफ लोकसभा कुछ इस तरीके से होता है कि मान लो 4 अलग अलग लोगों का फुटबॉल मैच होना था, या फिर 4 भी छोड़ो, मान लो 2 लोगों का फुटबॉल मैच होना है, 10-10 की टीम बननी थी, लेकिन एक टीम में से एक व्यक्ति नहीं आया। अब नहीं आया तो क्या होगा, 10 वर्सेस 9 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनफेयर हो जाएगा। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, एक चीज की जा सकती है कि अगर मैं 10 टीम जहां पे 10 लोग हैं वहां से एक बंदे को हटा दूं और वो अपने आप को कहे कि ठीक है भैया अब मैं रेफरी बन जाऊंगा, मैं दोनों साइड से खेलूंगा, या कॉमन जिसे कहते हैं कॉमन प्लेयर है, तो इस तरीके की चीज आपको समझ में आती है ना, कितना बड़ा बलिदान है। कुछ ऐसा ही बलिदान हमारे लोकसभा के स्पीकर देते हैं। क्योंकि ये जो लोकसभा का स्पीकर होता है ना, ये अपने आप में भी एक एमपी होता है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, इलेक्शन जीत के यहां पहुंचता है और उसके बाद एक इलेक्शन होता है छोटा सा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच बीच में ही, कि कौन हम में से सबसे अनबायस्ड है। क्योंकि जो भी ये उपाधि लेता है, जो भी ये टाइटल लेता है, वो अनबायस्ड होना पड़ता है। उसको बोलना पड़ेगा कि मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोलूंगा और मैं अनबायस्ड रहूंगा। ठीक है, आगे बात करें चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। सिमिलरली हमारे देश में जो राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है वो हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि कैसे इनका इलेक्शन होता है। अभी इनका काम हम बात करेंगे। बेसिक काम इनका क्या है, राज्यसभा की देखरेख करना, राज्यसभा को हेड करना, और अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उनकी गैर मौजूदगी में देश को संभालना। यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और बाकी के जितने मिनिस्टर हैं ये सब लोग आते हैं। हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं। ये क्या है, हेड ऑफ स्टेट है और फॉर्मल हेड होता है।
ये इनका काम है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना और बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना। अपॉइंट करने का मतलब है बस उनके ऐसे टाइटल देना उनको, ऐसे लो तुम्हारे लिए हो गया। बाकी ये लोग तो इलेक्शन के थ्रू आते हैं। पार्लियामेंट में कोई भी सेशन होता है, लोकसभा हो राज्यसभा हो, फॉर्मेलिटीज हैं, इनका सारा काम फॉर्मेलिटी है। देखो एक्चुअल प्रेसिडेंट का काम जब आएगा ना तो देश की लंका लग जाएगी, ये रियलिटी है। जब देश एकदम खराब हालत में होता है तब प्रेसिडेंट रूल्स लागू हो जाता है, अदरवाइज प्रेसिडेंट बहुत ही शांत स्वभाव से चुपचाप केवल साइन करने का काम करते हैं। जैसे इन्हीं के साइन से क्या होता है, इन्विटेशन जाता है सारे एमपीज के पास कि आ जाओ भैया सेशन है अपना। ज्यादातर काम जो इन्हीं के एडवाइस पे होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब ये जो है ज्यादातर काम अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे करते हैं। और अगर कोई देश में, मतलब अगर हमारे देश में कोई पार्टी इलेक्शन नहीं जीत पाती है तब उस केस में ये रूल करने लगते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर को हम कह सकते हैं रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट और साथ में की डिसीजन मेकर। इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जो हमने पढ़ा। और इनके पास लोकसभा में मेजॉरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है तो उसी समय आपकी सरकार गिर जाएगी। जैसे आपने देखा था कि लोकसभा में कितनी 240 या 250 सीट्स कुछ थी इनके पास, और उसके बाद उन्होंने कोalition कर रखा है किसी और पार्टी के साथ, तो इनके पास मेजॉरिटी है। अगर किसी भी समय मेजॉरिटी गई तो सरकार ढह जाएगी। इनका काम क्या है, लीड करना, कोऑर्डिनेट करना सारी ही मिनिस्ट्रीज को और नेशनल पॉलिसीज बनाना, है ना। अलग अलग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, तो एमपीज फ्रॉम बोथ हाउसेज, राज्यसभा लोकसभा, ये अलग अलग डिपार्टमेंट को चलाते हैं और प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करते हैं। ये लोग लोकसभा में अकाउंटेबल होते हैं, यानी कि इनको आंसर देना पड़ेगा। कई सिविल सर्वेंट्स यानी कि आईएएस आईपीएस अधिकारी इनकी मदद करते हैं इन कामों में, क्योंकि भैया ये तो पॉलिटिकल लोग हैं, इलेक्शन जीतना जानते हैं। देश चलाने का काम तो एक बहुत पढ़े लिखे आदमी के हाथ में होता है। ठीक है, तो ये कहना कि हमारे देश में सिर्फ नेता देश चला रहे हैं, कहने की बात है। नेता तो सिर्फ चेहरा है, असल देश चलाता है एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, जिसको बड़े बड़े आईएएस, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो रन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े। मैंने आपको बताया लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करता है, इतना पढ़ना था। जुडिशरी की बात करते हैं। जुडिशरी का काम है लॉज को इंटरप्रेट करना और चेक करना कि लॉ सब पे फेयरली अप्लाई हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ठीक है, एंश्योर पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एंश्योर करते हैं कि ये दोनों अपने अपने काम जो ध्यान से करें। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, लॉज को डिस्ट्रीब्यूट करना। बहुत सिंपल सी बात है यार, तुम्हें पता है जुडिशरी क्या करती है। हमारे जितने कोर्ट कचहरी हैं, जहां पे अगर कोई भी केस हो जाए तो आप वकील लेके जाओ, केस लड़ो, आपको इंसाफ मिलेगा। तो वो पूरा का पूरा पार्ट जुडिशरी के अंडर में आता है। मेन बात याद रखना, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। कौन सी सरकार आएगी कौन सी नहीं जाएगी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। ठीक है, चलो अब बात करें, हमने लेजिस्लेटिव फंक्शंस की बात करी। अब स्टेट लेवल पे सोचो, स्टेट लेवल पे क्या होता है, हर स्टेट की अपनी सरकार है। वहां पे जैसे नेशनल लेवल पे एमपी थे, यहां पे कौन है, एमएलए है। ये लॉज बनाएंगे और ये जो काम करेंगे वो स्टेट लिस्ट के हिसाब से करेंगे। अब आप कहोगे आदि भैया स्टेट लिस्ट क्या है। देख भाई, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्हें लगा कि यार अब दो सरकार हम बना रहे हैं, एक नेशनल लेवल पे एक सरकार अलग है, हर स्टेट की अपनी सरकार अलग है, क्या पता ये लड़ाई झगड़ा करने लग जाए, करेंगे भी। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, एक लिस्ट बनाई। लिस्ट में क्या लिखा कि भैया नेशनल सरकार जो है वो इन टॉपिक्स पे काम कर सकती है, स्टेट की सरकार इन टॉपिक्स पे काम कर सकती है। और ये तीसरी लिस्ट बनाई जिसको क्या कहा जाता है, कॉनकरेंट लिस्ट, जिसमें सारे वो चीजें हैं जिसपे दोनों लोग लॉज बना सकते हैं। जैसे कि यूनियन लिस्ट में आपका डिफेंस, देश का डिफेंस, देश के फॉरेन अफेयर, देश के क्या हर स्टेट के करेंसी सब आता है। स्टेट लिस्ट की बात करें तो पुलिस, हेल्थ केयर, लोकल सरकारी स्कूल, ये सब स्टेट लिस्ट में आते हैं। इसकी गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो देख रेख करती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में तीनों चीजें आ गई आपकी। ठीक है, याद रखना अगर कोई झगड़ा होगा तो यूनियन हमेशा जीतेगा, यानी कि ज्यादा पावरफुल कौन है, नेशनल लेवल, उसको ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, इसकी बात ऑलरेडी हमने करी ली। लास्ट में कुछ स्टेट लेजिस्लेचर में स्ट्रक्चर क्या है, देखो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे एक हाउस होता है, सिर्फ एक हाउस। जैसे कि हमारे यहां नेशनल लेवल पे क्या है, लोकसभा राज्यसभा, दो हाउस है। कुछ स्टेट्स में एक ही होता है जिसे कहते हैं विधानसभा। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी है जहां दो है, जैसे कि एक तो विधानसभा, अरे एक तो ये पेन मस्ती ले रहा है मेरे साथ, ठीक है, विधानसभा, और दूसरा विधान परिषद। भाई ये क्या बदतमीजी है, विधान
परिषद। अब आप कहोगे आदि भैया इनमें फर्क क्या है? देख भाई, विधानसभा बिल्कुल लोकसभा की तरह है, विधान परिषद एकदम राज्यसभा की तरह, सेम टू सेम टास्क करते हैं, लेकिन ये सिर्फ स्टेट लेवल पे कर रहे होते हैं। विधानसभा मतलब लोकसभा, विधान परिषद का लाइक राज्यसभा। कौन कौन से स्टेट्स हैं याद रखना, सिर्फ 6 हैं आपका। आंध्र प्रदेश पहला, दूसरा बिहार, तीसरा कर्नाटका, भाई ये क्या कर रहा है जादू, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा तेलंगाना और छठा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये 6 आपके स्टेट्स हैं। अब यही 6 क्यों है भैया? क्योंकि इन्हीं में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, बाकी स्टेट्स में इतनी पॉपुलेशन है ही नहीं कि कोई दिक्कत नहीं आती है। आगे के लिए चैलेंजेस देख लो भैया, लेजिस्लेचर का काम है लॉज बनाना, सरकार को चेक करना, बजट बनाना, लेकिन उनमें कई चैलेंजेस आते हैं। कौन से चैलेंजेस? चलने में इशू क्या है? पुअर अटेंडेंस, लोग इन एमपी नहीं आ रहे, है ना, एमपीज ही नहीं आ रहे अलग अलग सेशन में। वीक और डिसरप्टिव डिबेट, डिबेट ही नहीं हो रही ढंग से, लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है, चप्पलबाजी हो जा रही है, क्वेश्चन आवर में अक्सर झगड़े हो जाते हैं। मीटिंग शेड्यूल, भाई पार्लियामेंट एक तो साल में 3 ही बार मिलता है, एक बजट सेशन होता है, एक मानसून होता है, एक विंटर होता है। हर सेशन आपका लगभग 6 घंटे पर डे चलता है, और इसमें भी अगर डिसरप्शन हो जाए तो भाई आप सोच लो फिर कहां से काम चलेगा। अब कुछ एमपीज ऐसे हैं भैया जिन पे क्रिमिनल केसेस हैं, कई बार डिबेट्स, लड़ाई पॉलिटिकल हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट बिल सालों ले जाते हैं। मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में कहा जाता है मीडिया इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे देश में मीडिया को गालियां पड़ती हैं, क्यों? क्योंकि मीडिया का ही काम है अपने सिटीजन्स को इन्फॉर्म्ड रखना, है ना। अलग अलग कार्टून्स और बहुत सारे तरीके हैं यार, आप सही चीजों को दिखा सकते हो, राइट। आपका लास्ट स्लाइड, आपका रोल क्या है? सिटीजन्स मस्ट स्टे इन्फॉर्म्ड। आपका एक रोल है कि आप पढ़े लिखे रहो, कोई आपको चलता फिरता आके मैनिपुलेट ना कर पाए, आपको पता हो आपका देश कैसे काम करता है। पार्टिसिपेट करो डिस्कशंस में, यंग वोटर्स बदलाव ला सकते हैं और टेक्नोलॉजी एक इसका बहुत बड़ा माध्यम बन सकती है। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर होता है समाप्त। उम्मीद करता हूं आपको पूरा चैप्टर अब 100% क्लियर हो गया होगा। मिलता हूं आपसे अगले वन शॉट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, लव यू ऑल दोस्तों एंड जय हिंद।